हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान दोस्तों अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम तमिलनाडु बोर्ड का एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप उसमें से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों हम तमिलनाडु बोर्ड में क्या दोस्तों, ये वैसे इंग्लिश मीडियम में आता है लेकिन आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड किया गया है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो देखते हैं भारत का भौगोलिक विशेषता, इतिहास, उसके प्रभाव, हिमालय पर्वत, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय, दक्षिणी प्रायद्वीपीय, भारत में विविधता में एकता का देश, पूर्व ऐतिहासिक भारत का हड़प्पा संस्कृति, पियोलिथिक पुरापाषाण, नवपाषाण, तमरपाषाण, हड़प्पा सभ्यता, महत्वपूर्ण स्थल इसके, उत्पत्ति मूल्यांकन, प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा। फिर दोस्तों और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हड़प्पा संस्कृति का समय, हड़प्पा संस्कृति नगर नियोजन की विशेषता है, नगर नियोजन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, कला, लिपि, धर्म, सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का पतन। फिर दोस्तों वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता दोस्तों आर्यों के मूल निवास क्या है, वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक काल, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन वैदिक काल में पढ़ने वाले हैं। फिर दोस्तों इसी के अंदर उनकी धार्मिक स्थिति, धर्म, उत्तर वैदिक काल, राजनीतिक संगठन, आर्थिक स्थिति, सामाजिक जीवन। फिर दोस्तों जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म के प्रसार, बौद्ध धर्म के प्रसार, संगीति, बौद्ध धर्म के पतन, कारण। दोस्तों इसमें से आपको ऑल पीएससी प्लस यूपीएससी में प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मेंस में आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। फिर दोस्तों मगध का उदय और सिकंदर आक्रमण। दोस्तों 10 गणतंत्र राज्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग वंश, फारसी आक्रमण, साइरस, डेरियस फर्स्ट, जैक्सिन, फारसी आक्रमण के प्रभाव, भारत पर सिकंदर आक्रमण, राजनीतिक स्थिति। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर उनका आक्रमण, हाइड्रसपुर की लड़ाई, सिकंदर का आक्रमण। फिर दोस्तों मौर्य काल पढ़ने वाले, उसके साहित्यिक स्रोत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मुद्रा अर्थशास्त्र, जो दोस्तों बुक्स हैं इनके बारे में। फिर मेगस्थानिक ने जो लिखा है इंडिका और इसके बारे में अन्य पढ़ने, पुरातात्विक स्रोत, मौर्यों की साम्राज्य में राजनीतिक स्थिति, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, बिंदुसार, अशोक और बौद्ध धर्म, अशोक के साम्राज्य की सीमा, अशोक के धम्म, मौर्यों के बाद अशोक, मौर्य प्रशासन, केंद्रीय सरकार, राजस्व विभाग, सेना। फिर दोस्तों सेना के बाद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, न्यायिक एवं पुलिस विभाग, जनगणना, प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन, प्रमुख शिलालेख, अशोक के समय लिपियाँ, मौर्य वास्तुकला स्तंभ, स्फूत गुफा, मौर्यों के पतन। फिर दोस्तों मौर्योत्तर भारत में हम क्या पढ़ने वाले हैं, शुंग, सातवाहन, उनकी आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक योगदान, उत्तर पश्चिम भारत में विदेशी आक्रमण। फिर दोस्तों बैक्ट्रिया पढ़ने वाले हैं, बैक्ट्रिया, शाक, कुषाण, कनिष्क विजय, कनिष्क बौद्ध धर्म, गंधर कला, मथुरा कला। फिर हम संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, संगम साहित्य, संगम युग, संगम साहित्य दिए हैं, तो उसके अन्य स्रोत, संगम साहित्य की अवधि, राजनीतिक स्थिति, प्रमुख संगम नगर कौन कौन से हैं, राजस्व संबंध, चोर, पांड्या, संगम राज्य व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, ललित कलाएँ, संगम युग की अर्थव्यवस्था, संगमकालीन प्रमुख नमार, राजस्व से संबंधित शब्दावली पढ़ने वाले हैं। दोस्तों शब्दावली से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दोस्तों गुप्त साम्राज्य स्रोत, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के साम्राज्य, अन्य विजय, फाहियान, चंद्रगुप्त के द्वितीय अनुशासन, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकार। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
गुप्त प्रशासन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, कला संस्कृति, कला वस्तुकला, प्रमुख गुप्त काल के प्रमुख नगर, मंदिर, साहित्य आगे गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं, विज्ञान। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में, उसकी आरंभिक जानकारी, हर्ष के सैन्य विजय, पश्चिमी चालुक्य शासक पुलकेशम द्वितीय, हर्ष और बौद्ध, कन्नौज सभा, इलाहाबाद सम्मेलन, हर्ष का प्रशासन, सांस्कृतिक उन्नति, नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों दक्षिण भारत के पल्लव साम्राज्य के बारे में पढ़ने, उनका उद्भव, राजनीतिक स्थिति, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, राजसीमा, पल्लव प्रशासन। दोस्तों इसमें पीएससी का भी कवर होगा, तमिलनाडु जो बोर्ड के है प्लस यूपीएससी कंबाइन। फिर दोस्तों पल्लव समाज, शिक्षा साहित्य, पल्लव कला वस्तुकला, ललित कला, दक्षिण भारत में राजवंश, चालुक्य और राष्ट्र, चालुक्य का आएगा पुलकेशम द्वितीय, चालुक्य की सामाजिक एवं प्रशासनिक जीवन। दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, कला वस्तुकला, राष्ट्रकूट प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक स्थिति, कला वस्तुकला, चोल साम्राज्य के बारे में, राजाराम फर्स्ट, उनका डेट, एनसीईआरटी का दोस्तों जो डेट है ये एकदम इसको गवर्नमेंट प्रेफरेंस देता है। राजनीति प्रथम, केंद्रीय शासन, राजस्व, सैन्य प्रशासन, पैंतीय प्रशासन, ग्राम असेंबली। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ने, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन, शिक्षा और साहित्य, कला साहित्य। फिर दोस्तों भारतीय संस्कृति का एशिया देशों में प्रचार, मध्य एशिया, भारत चीन, भारत तिब्बत, भारत श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृति, कंबोडिया, चंपा, सियाम या थाईलैंड, सुमात्रा, जावा, इंडो, बाली, म्यांमार। फिर दोस्तों पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रमुख राजवंश आएगा, सिंध की अरब विजय, महमूद गजनी उसके हमले, महमूद गजनवी, ताराइन युद्ध, हिंदू राज्यों के पतन के कारण, दिल्ली सल्तनत। इसमें दोस्तों प्रशासन, केंद्रीय सरकार, स्थानीय सरकार, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, कला वस्तुकला, संगीत। फिर दोस्तों संगीत के बाद साहित्य, सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी उनके कार्य, सल्तनत काल के प्रमुख विभाग उनके कार्य, सल्तनतकालीन शब्दावली। पे भारत में आएगा, भारत में दिल्ली शासन, गुलाम वंश, इल्तुतमिश वंश, बलवान खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, सैन्य अभियान, तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, राजधानी परिवर्तन। दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, टोकन मुद्रा, दोअब कर, कृषि कर, विद्रोह, फिरोज शाह तुगलक। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सैन्य अभियान, सैयद लोधी, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन। दोस्तों सूफी आंदोलन, सूफी से संबंधित शब्दावली, संप्रदाय, उनके संस्थापक, भक्ति आंदोलन, रामानंद, कबीर, रैदास, दादू, गुरु नानक, चैतन्य, वल्लभाचार्य, इनके बारे में दोस्तों अध्ययन करने वाले हैं। फिर मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, महाराष्ट्र के में भक्ति आंदोलन, नानादेव, ज्ञानेश्वर, रामदेव। दोस्तों जो पीएससी में है ना, इनसे इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, ये जो दिए हैं कवि ऑथर। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विजयनगर ब्राह्मणी साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी, एमपीपीएससी के लिए भी, यूपीएससी प्लस एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का इतिहास, कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट, प्रशासन, सामाजिक जीवन, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति। दोस्तों बहमनी साम्राज्य, महमूद खां गवा। फिर मुगल साम्राज्य में दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, राजनीतिक इतिहास, बाबर, सैनिक विजय, बाबर का अनुमान, हुमायूं, सूर अंतराल, शेरशाह सूरी, शेरशाह का प्रशासन, हुमायूं, अकबर, राजपूतों से सम्मान, धार्मिक नीति, वह सम्मान, मानसबदारी प्रणाली। दोस्तों फिर पढ़ने वाले हैं जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां के उत्तराधिकार, औरंगजेब, दक्कन। भारत में मुगल साम्राज्य, आर्थिक और सामाजिक जीवन, मुगल कुलीनता, मुगल लोग की खेती कृषि, व्यापार वृद्धि, मुगल काल में प्रमुख मुद्राएं। फिर दोस्तों पद्र उनके, आगे बढ़ते हैं, मुगल काल में सांस्कृतिक विकास,
कला व वास्तुकला, पेंटिंग, संगीत, भाषा, साहित्य, मराठा, फिर पुराणों का उदय, शिवाजी का जीवन और विजय, विजय प्रशासन, शिवाजी के अष्टप्रधान, सेना, शिवाजी का उत्तराधिकार, पेशवा, बालाजी विश्वनाथ दोस्तों, फिर बालाजी प्रथम, बालाजी बाजीराव, मराठा कार्याधिकारी, मराठों द्वारा की गई सिंधी या फिर रूप में कंपनियों का आगमन, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांस, डेनिश, इंग्लिश, फ्रांसीसी, कर्नाटक युद्ध दोस्तों, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों से संबंध, व्यक्ति, बंगाल में ब्रिटिश शक्ति की स्थापना दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आज पहले दोस्तों हमने इनका पाठ्यक्रम सिलेबस देख चुके हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। अब हम इसके बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ये स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों भारत का जो भौगोलिक विभाजन है, तो दोस्तों मैं पहले आपको इसका पीआई कुछ दिखा देता हूँ। पीआई कुछ देख दोगे तो आप उस हिसाब से आप पढ़ोगे कि हाँ यहाँ ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने इस चैप्टर का पहला पीआई कुछ दिखा देता हूँ आपको दोस्तों कि हाँ इसमें पीआई कुछ है कि नहीं। तो दोस्तों पहला पीआई कुछ दिया है, मैसेडोन का अलेक्जेंडर भारत आया था दक्कन पठार से, काराकोरम श्रेणी से, स्वात घाटी से, अरावली पहाड़ी से। दोस्तों पीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे इधर से पूछ ले जाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? दोआब। खालिस्तान, गंगा नदी का उद्भव दोस्तों पीएससी में ये पूर्व मैचिंग दे देगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? अरावली, माउंट आबू, हिमालय, ये दोस्तों दिया जाएगा। फिर और आपको जो आंसर लिखना है तो आप ये लिख, भारत के इतिहास के भूगोल के प्रभाव आकलन, भारत में विविधता का देश है, ये आप मेंस के लिए लिख सकते हो। तो दोस्तों हम इनके बारे में आपको मैंने पीआई को पहले दिखा दिया कि क्वेश्चन कैसे आएंगे पीएससी में, ये देख लीजिए दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। मैपिंग से रिलेटेड वाला क्वेश्चन दोस्तों, ये देखो पूरा मैपिंग क्या दिया एनसीईआरटी में, कहाँ कौन सा पर्वत है। तो दोस्तों हम भारत के भौगोलिक विभाजन एवं उसके प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले दोस्तों इसमें उद्देश्य क्या दिया, देखो भारत की भौगोलिक विशेषताएं पढ़ने वाले हैं हम। मैंने विविधता के बारे में, हिमालय पर्वत, हिमालय का इतिहास, उनका प्रभाव, गंगा मैदान, भारतीय इतिहास में उनकी भूमिका, दक्षिण भारतीय इतिहास में दक्षिणी प्रायद्वीप का प्रभाव, भारत की विविधता में एकता दोस्तों पहले हम इनके सामान्यता कहा जा सकता कि इतिहास की दो आंखें हैं, एक कालक्रम, दूसरा भौगोलिक। ऐतिहासिक प्रक्रिया को निर्धारित करने का महत्वपूर्ण रूप देश के भूगोल बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक घटनाओं का निर्धारण करते हैं दोस्तों। भारत का इतिहास भूगोल से भी प्रभावित है दोस्तों। हाँ, क्योंकि जैसे इधर हिमालय है तो इधर से जो आते हैं आक्रमण करने तो हिमालय के कारण नहीं आ पाते। अतः भारतीय भौगोलिक विशेषताओं के अध्ययन में इतिहास को समझने में मदद मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप एक स्पष्ट भौगोलिक इकाई है। इसमें 3 प्रमुख भागों में विभाजित, हिमालय पर्वत, भारत का गंगा मैदान, दक्षिणी प्रायद्वीप भारत। भारतीय महाद्वीप में कितने 5 देश आते हैं, ये पूछ लेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 5। कौन कौन से शामिल है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। इसमें म्यांमार दे देगा तो गलत हो जाएगा। भारत इसमें से 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। नहीं दोस्तों, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है दोस्तों। 2011 का दिया गया। अभी वर्तमान कितना है? 140 करोड़। विश्व में कितना है दोस्तों? नंबर 1 पे है भारत। तो दोस्तों हम इसके मैपिंग के बारे में देख लेते हैं। ये जो दिया हुआ मैप दोस्तों, ये पामीर ग्रंथि दिया गया, ये वाला पामीर ग्रंथि, ये हिंदुकुश, काराकोरम, केटू लद्दाख में है दोस्तों, जास्कर पास, कामेत नायडू, हिमालय, नागा हिल्स, पटकाई बूम दोस्तों, थोड़े नागपुर पठार, विंध्याचल रेंज, अरावली रेंज कहाँ पे दोस्तों?
दक्कन पठार में आता है अरवली रेंज। तो दोस्तों आप मैपिंग कर लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे पहले दिया गया, देखो हमने इसके भौगोलिक विशेषता, अब हिमालय पर्वत और भारतीय देश के बारे में उनका प्रभाव पढ़ेंगे। तो दोस्तों हिमालय पर्वत के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। उत्तर, ये भारत इधर उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित? उत्तर में। भारत दोस्तों पूछा जा सकता है जैसे PI क्विज में, UPSC में, कि हिमालय के पश्चिम में, हिमालय भारत के पश्चिम में स्थित, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम में पामीर ग्रंथि से आरंभ होकर भारत की विशाल पर्वतमाला उत्तर पूर्व की ओर विस्तरित। इसकी लंबाई 2560 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 520 किलोमीटर। दोस्तों पूछ लेगा हिमालय की लंबाई कितनी है? 2560, इसकी चौड़ाई 420 से 500 400 220 240 से 520 किलोमीटर है, औसत है। दोस्तों हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। सब माउंट शिखर के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8869 है, 8869 मीटर है। यह प्राकृतिक दीवार के रूप में कार्य करती है। देश को मध्य एशिया, मध्य साइबेरिया से आने वाली शीत आर्कटिक हवाओं से बचाती है। इससे उत्तरी भारत में जलवायु गर्म रहती है। सर्दियों में हिमालय के अधिकांश क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं क्योंकि बर्फ ढके रहते हैं। लंबे समय से विचार किया जा रहा है कि हिमालय आक्रमण से भारत की रक्षा प्राकृतिक अवरोध है। दोस्तों जो हिमालय है, ये है भारत, ये है हिमालय। तो यहाँ से जो आक्रमणकारी आते हैं, तो दोस्तों हिमालय में बहुत ठंड है, वो है पहाड़ी है, तो यहाँ से नहीं आ पाते। तो वही बोला है कि अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। एक लंबे समय से विचार किया गया है कि हिमालय आक्रमण से भारत की रक्षा के लिए प्राकृतिक अवरोधक है, किंतु पश्चिमी दर्रे यानी खैबर बोलन कुर्राम गोलम दर्रे से भारत के मध्य के बीच मार्ग प्रदान किया। दोस्तों दर्रे आप याद रखना, खैबर बोलन दर्रे, कुर्रम और गोलम दर्रे से भारत में मध्य एशिया के बीच आसान मार्ग प्रदान करते हैं। ये दर्रे हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर पर्वतमाला में स्थित है। दोस्तों खैबर दर्रे, बोलन दर्रे, दोस्तों दर्रे दिया गया है। खैबर बोलन, कुर्रम, गोमल दर्रे कहाँ स्थित है? ये हिंदुकुश, सुलेमान और किरथर पर्वतमाला में स्थित है। मैं आपको दिखा दूँ, हिंदुकुश, सुलेमान और किरथर पर्वतमाला। हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर पर्वतमाला में दोस्तों स्थित है। हिंदुकुश दोस्तों ये है काराकोरम, पामीर ग्रंथि, ये है हिंदुकुश। दोस्तों क्या बोला है यहाँ पे? बोलन दर्रे, कुरम दर्रे, खैबर दर्रे, कुरम दर्रे, गोलम दर्रे से भारत मध्य एशिया के बीच आसान मार्ग पैदा करते हैं। ये हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर पर्वतमाला में स्थित है। ऐतिहासिक काल से ये दर्रे होकर यातायात प्रवाह करते, आक्रमणकारियों और प्रवासियों के रूप में इन दर्रों में कई लोग भारत आए। इंडो यूनानियों, पार्थियनाय, शाकाय, कुषाणाय, हूणाय आर्यों ने इन दर्रों से भारत में प्रवेश किया। इस क्षेत्र में सौत घाटी स्थित है। सौत घाटी स्थित कहाँ है? हिमालय में। पामीर ग्रंथि, यह महत्वपूर्ण निर्माण मैसेडोनियन अलेक्जेंडर इसी मार्ग से भारत आए थे। दोस्तों कहाँ से आए थे? सौत घाटी से। मैसेडोनियन अलेक्जेंडर इसी मार्ग से भारत आए थे। दोस्तों मैंने आपको PI क्विज दिखाया था, उसी PI क्विज में देखिए ये वाला क्वेश्चन। मैसेडोन अलेक्जेंडर भारत आया था, तो क्या आएगा इसका आंसर? सौत घाटी। तो आपको इसका अलग आंसर मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखना। दोस्तों ये सौत घाटी दिया, इस मार्ग से मैसेडोनियन अलेक्जेंडर भारत में प्रवेश।
इसके अलावा आक्रमणकारी सेना मिशनरी व्यापारी भी भारत में आने के लिए इसी मार्ग को अपनाते थे, इसलिए उत्तर भारत में पश्चिमी दर्रे और भारत और मध्य एशिया के बीच एशिया के बीच का व्यापार संपर्क सुविधा हुआ दोस्तों, दर्रे के स्वाद घाटी के कारण। कश्मीर के उत्तर काराकोरम पर्वतमाला संसार का सर्वोच्च दूसरा शिखर है दोस्तों। पहला कौन सा है दोस्तों? ये है माउंट एवरेस्ट। दूसरा गॉडविन स्टील K2 बोलते हैं उसको। हिमालय का यह भाग उच्च तथा सदियों में हिमालय रहते काराकोरम राजमार्ग के माध्यम से गिलगित होकर जाता है। इसके इस मार्ग में संचार बहुत कम है। कश्मीर घाटी ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है, हालांकि यहाँ भी कई दर्रे के माध्यम से पहुँच जाता है। कश्मीर घाटी अपनी परंपरा और संस्कृति के लिए अद्वितीय बना हुआ है। नेपाल एक छोटी सी घाटी है जो हिमालय की तलछटी में स्थित है और गंगा मैदान में दर्रे तक पहुंच जाता है दोस्तों। फिर पूर्व में हिमालय असम तक विस्तृत है, इसमें महत्वपूर्ण पर्वत है दोस्तों। हिमालय महत्वपूर्ण पर्वत पूर्व में पटकाई बूम नागा लुइस है। भारी वर्षा के कारण यहाँ पहाड़ियाँ जंगलों का आवरण है, अधिकतर रहने योग्य नहीं है दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों का पार करना कठिन है। इस क्षेत्र में कई भाग अपेक्षाकृत अलग रहे हैं। गंगा मैदान दोस्तों, अब हिमालय पर्वत पढ़ लिए, अब हम गंगा मैदान के बारे में पढ़ते हैं। भारत गंगा मैदान में 3 महत्वपूर्ण नदियों गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र से सिंचित किया गया है। विशाल मैदान नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण सर्वाधिक उपजाऊ है। सिंधु नदी हिमालय से आगे बढ़ती है। इसकी सहायक नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी का झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। दोस्तों यूपीएससी में जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे लंबी नदी कौन है जो सहायक नदियों में जाके मिल जाती है, दोस्तों सतलुज डायरेक्ट सिंधु में जाके मिलती हैं, किसी की सहायक नदी नहीं है। तो यूपीएससी में 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन पीआई क्विज में। तो अब ध्यान रखिएगा, पंजाब का मैदान सिंधु नदी के तंत्र लाभान्वित होता है। पंजाब का अर्थ है 5 नदियों यानी सिंधु घाटी से निचले हिस्से में। सिंधु मैदान उपजाऊ के लिए जाना जाता है दोस्तों। थार मरुस्थल यानी अरावली पहाड़ी राजस्थान के बारे में बात कर रहा है। सिंधु और गंगा मैदान के बीच माउंट आबू 50-56 फीट है। अरावली का उच्चतम बिंदु है दोस्तों ये माउंट आबू। हिमालय में गंगा नदी बहती है और दक्षिण में बहती हुई पूर्व की ओर जाती है। यमुना की नदी समानांतर बहती हुई गंगा में मिल जाती है। 2 नदियों के बीच दोअब कहलाता है दोस्तों। दोअब कहा जाता है। गंगा नदी की सहायक नदी गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक है। प्रमुख नदी बताया दोस्तों। नदी तो गंगा नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। यूपीएससी में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी क्रम पूछा गया दोस्तों। ये यूपीएससी में वही है, लेकिन उसका यूपीएससी का पूछने का कॉन्सेप्ट वही बेसिक वही पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको घुमा के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे पूछ लेगा। भारत में पूर्व में गंगा का मैदान ब्रह्मपुत्र मैदान से विलीन हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर हिमालय से होती हुई उत्तर भारत में इलाकों में बहती है। मैदान में विशाल लेकिन धीमी गति से बहती हुई कई द्वीपों का निर्माण करती है दोस्तों। तो आपको एक वाला का आंसर मिलेगा। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोअब कहलाता है और स्वाद घाटी से भारत में प्रवेश किया दोस्तों। भारत और गंगा मैदान में शहरी केंद्र विशेषकर सिंधु नदियों के संगम में वृद्धि हुई। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का विकास वैदिक पश्चिमी गंगा के मैदान से संपन्न हुई है। बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र गंगा के मैदान के कुछ भाग है दोस्तों। फिर दोस्तों महत्वपूर्ण शहर आएगा पाटलिपुत्र नगर और सोन नदी के पाटलिपुत्र कहाँ सोन नदी के संगम पर स्थित है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य शुंगगुप्त का राजधानी थी। पूछ लेगा पाटलिपुत्र किसकी राजधानी, तो आएगा मौर्य शुंगगुप्त, तो ठीक लगा देना दोस्तों आपको। गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में स्थित महत्वपूर्ण नगर दिल्ली है। भारत के इतिहास में कुरुक्षेत्र का पानीपत निर्णायक लड़ाई दिल्ली के पास ही लड़ी गई है। हमेशा मैदान विदेशी आक्रमणकारियों के लिए प्रलोभ का स्रोत है, जो उसकी उर्वरता और उत्पादन के कारण है दोस्तों। उसकी
उर्वरक उत्पादन के कारण है और समतल मैदान है। महत्वपूर्ण शक्ति इन मैदानों की घटना में लड़ी गई है, विशेष रूप से गंगा यमुना दोआब सबसे अधिक प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण सिद्ध होती है, जो विदेशी से आक्रमण करने आते थे। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ वाणिज्य, व्यापार, संचार के प्रमुख अंग है। पुराने समय में सड़कों को बनाना मुश्किल था, इसीलिए पुरुषों और सामग्रियों को नाव द्वारा ले जाया जाता। नदियों का महत्वपूर्ण संचार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक जारी रहा। दक्षिण प्रदेश विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के साथ नर्मदा और तापी नदियाँ उत्तरी दक्षिण के मध्य जल विभाजक का निर्माण करती है दोस्तों, विंध्य का क्षेत्र। दोस्तों ये पूछ रहेगा कि विंध्य का जो क्षेत्र किसके तापी और नर्मदा नदी का बीच तापी नर्मदा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। पूर्वी घाट बहुत ऊंचे नहीं हैं और नदियों के पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के बहाव कई द्वार हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में बहाव अरिकामेडु, मामल्लपुरम, कावेरीपट्टम, बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित है दोस्तों। इसमें से दे देगा आपको अरिकामेडु, फिर आएगा मामल्लपुरम, फिर आएगा कावेरीपट्टम। ये क्या है दोस्तों? बंदरगाह है। कहाँ है? कोरोमंडल तट कहाँ है? केरल में है दोस्तों। प्रदीपी नदी यहाँ लगभग समानांतर बहती है। कैसी बहती है? समानांतर बहती है। गर्ज का निर्माण है। प्रदीपी नदियाँ पूर्वी छोर पर है। नर्मदा तापी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अन्य नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है पश्चिम से। ये नदियाँ इस पठार को एक उपजाऊ मैदान प्रदान करती है जो चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे इतिहास में कृष्णा तुंगभद्रा यानी रायचूर दोआब के बीच का क्षेत्र दक्षिण में राज्यों के बीच विवाद का विषय है। इन दोनों नदियों में डेल्टा का मैदान निर्माण करता है जो सतबाहनों के अंतर्गत आता है। कई बंदरगाह दोस्तों। कावेरी डेल्टा सुंदर दक्षिण में स्थित है, भौगोलिक है, यह चोल शक्ति का केंद्र है। कावेरी बेसिन अपनी समृद्ध परंपरा और भाषा के लिए प्राचीन काल में जाने जाते हैं दोस्तों। विंध्य पर्वत के दक्षिणी पठार को दक्षिणी प्रदीप कहा जाता है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना है जो उत्तर पर्वत से अलग है। इन चट्टानों को काटकर मठों या मंदिरों को बनाया गया दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। दक्कन को देखा। दक्कन पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है दोस्तों। दक्कन के पठार के पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है। कोरोमंडल तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पश्चिमी अरब घाट में गोवा का तट, कोंकण तट के किनारा स्थित है। दक्षिण भाग में मलाबार तट पर स्थित है। पश्चिमी घाट के दर्रे जूनाहार, कन्हेरी, कारले दर्रे हैं। व्यापारिक मार्ग के लिए पश्चिमी बंदर को दक्कन का पठार उत्तर से दक्षिण को सेतु का कार्य करते हैं। फिर भी विंध्य पर्वत घने जंगल से स्थित है। भाषा और संस्कृति दक्षिणी भूगोल के लिए संरक्षित है दोस्तों। दक्षिण की छोर में पड़ेंगे यानी प्रदीप पठार दोस्तों। ये जो पीआई को के बारे में आपने कहा था, आपने ये देखिए गंगा नदी का उद्गम, दक्षिणी प्रदीप का सर्वोच्च शिखर लिखना आपको। माउंट आबू एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों? अरावली में तो नहीं है, काराकोरम में नहीं है, हिमालय में है तो आएगा 3। माउंट आबू कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे आएगा दोस्तों, अरावली में आएगा। अरावली, डोडा बेट्टा पश्चिमी घाट, गॉडविन स्टील काराकोरम में आएगा दोस्तों। ये तो आपको मैचिंग करना। तो दोस्तों फर्स्ट वाले का स्वाद घाटी, दो नदियों के बीच दोआब। हमको कहाँ से पढ़ना दोस्तों? दोस्तों बड़ों को छोटों को पैर आज के यहीं तक।